हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आप सभी के लिए, विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी विषय पर चर्चा की जाएगी और आपकी परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को भी अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने में सफल होंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें, व चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अपने सुझाव कमेंट्स में अवश्य दें, आपका सुझाव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 7 का चैप्टर 2 सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश का विस्तारपूर्वक व्याख्यान। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, खिलजी वंश की शुरुआत 1290 ईस्वी में हुई थी और 1320 ईस्वी तक यह वंश चला था। खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश का शासक था। किसका शासन था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क, मतलब जो गुलाम वंश के तुर्क थे, और खिलजी सरदारों में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और इसी संघर्ष में खिलजी सरदार जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, वह सुल्तान बनने में सफल हो गए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान में खिल्ज नामक स्थान से थे। कहाँ से थे? खल्ज नामक स्थान से थे। और अफगान की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहा जाता है। खल्ज किसे कहा जाता है? गर्म प्रदेश को खल्ज कहा जाता है। अतः इनका वंश खिलजी अथवा खलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की और वह एक उदार और सहिष्णु शासक था। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर जोर दिया। जहाँ तक बलबन ने दंड को कठोर बनाया था, तो फिरोज खिलजी ने दंड को मानवीय बनाया कि नहीं, ये मानव के हिसाब से होना चाहिए। और विद्रोही तुर्क सरदारों को भी संतुष्ट करने की नीति अपनाई कि कोई भी विद्रोह ना हो। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा, कौशाम्बी और अवध का इक़्तिदार था, वह रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण कर, देवगिरी कहाँ था? दक्षिण भारत में। उस पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला और वहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। मतलब धन मिला, जब विजय हुई तो धन तो मिलेगा ही। और सुल्तान ने अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान से खुश होकर उससे मिलने के लिए कड़ा, कौशाम्बी की ओर चल पड़ा। जब कड़ा में उससे मुलाकात हुई तो उसके भतीजे अलाउद्दीन ने सुल्तान की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बना? अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या करके शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर 1296 ईस्वी में बैठा। वह महान विजेता था, एक अच्छा शासक भी था और चतुर राजनीतिक भी था। राजनीतिक नहीं होता तो अपने चाचा को थोड़ी मारता, तो राजनीतिक तो था ही। सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो बहुत उदार था। अमीर और सरदार विद्रोह कर रहे थे क्योंकि वह उनका दमन करने में सफल नहीं था। मंगोल आक्रमणकारी भी लगातार हमला की योजना बना रहे थे और हमले कर रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन परिस्थितियों का सामना बड़े ही धैर्य और सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी की उदार और सहिष्णु नीति को त्याग दिया और उसके स्थान पर कठोर नियम यानी कि डिसिप्लिन को लागू किया। इन कठोर नियमों और सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रशासन में राज और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले प्रशासन में जो राज और धर्म एक साथ मिलते थे उनको अलग अलग किया। अलाउद्दीन ने शासन के मामले में धर्म गुरुओं का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था और वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उलेमाओं की बातों को नहीं मानता था। उसने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से जो काम की, जो नियम बनाए, उन्हीं को लागू किया। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन के पास एक विशाल स्थायी सेना थी। जैसे
अंग्रेजों के पास सेना हुई आगे जाके। अलाउद्दीन के पास एक विशालकाय सेना थी। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे और सैनिकों की नियुक्ति उसकी घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। मतलब अब जो अलाउद्दीन जो सैनिकों को नियुक्त करता था उनका भी एक टेस्ट लेता था। टेस्ट में क्या होता था, घुड़सवारी होती थी और शस्त्र चलाने की योग्यता होती थी। दूसरा सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था और सैनिकों को नगद वेतन देता था। वो कैसे वेतन देता था, नगद। ये नहीं है कि कोई जागीर दे दी या कोई ज़मीन दे दी या उधार रख लिया, नहीं। और जो उसके घोड़े थे, घोड़े पे भी दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की, जिससे कोई भी उसके घोड़े को बदली ना कर सके। अक्सर होता था सैनिक क्या करते थे कि जो अच्छे घोड़े उनको बाजार में बेच देते थे, जो कमज़ोर घोड़े होते थे उनको खरीद कर जो कम कीमत में आते थे उन्हें सेना में खरीद देते थे। तो इस चीज़ को बचने के लिए उन्होंने अपने घोड़ों पर भी दाग लगाना शुरू कर दिया और सैनिकों का भी हुलिया नोट करना शुरू कर दिया। और अपने विस्तृत साम्राज्य के जो बड़ा साम्राज्य था उसकी सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए नए किलों का निर्माण शुरू कर दिया। जो पुराने किले थे रास्तों में, मार्गों पर, उनकी भी मरम्मत करवा दी और इन किलों की रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था करी गई। किलों में क्या रखा, राशन व्यवस्था भी पूरी रखी गई कि यदि इमरजेंसी में कोई काम हो तो वहाँ पे राशन मिल जाए। दूसरा, राज्य विस्तार एक बार आप नक्शे के अनुसार देख सकते हैं। भारत के मानचित्र में आपको राज्य विस्तार, जो लाल रंग का क्षेत्र है, ये जो लाल रंग का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से, ये इलाका, इस पे अलाउद्दीन स्वयं राज्य करता था। और जो येलो है, यहाँ के राजा उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। येलो कलर में राजाओं ने अधीनता स्वीकार करते तो वो राजा को टैक्स देते, मतलब अलाउद्दीन को टैक्स देते थे, कर देते थे। तो सुनिए भी राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत, अलाउद्दीन ने का जो सेनापति मलिक काफूर, दक्षिण भारत पे जो अभियान चलाया वो मलिक काफूर चलाया है। तो भारत के देवगिरी, तेलंगाना, होयसल आदि राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली और सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए उनको विवश कर दिया। और इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वो सुल्तान को कर देते रहेंगे और उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। ऐसा लोगों ने कर लिया। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था दावत और उत्सवों से मिलने से अमीर और सरदारों में निकटता और आत्मीयता बढ़ती है। ये मानना बिल्कुल सही था। यदि हम किसी के साथ पार्टी करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके बारे में हम जान ही लेंगे ना। तो यही अलाउद्दीन का मानना था कि यदि दो लोग आपस में मिलते हैं, यदि कहीं एक मीटिंग हो रही है, कहीं पे एक पार्टी हो रही है, तो वो लोग आपस में एक दूसरे से निकट आएंगे और जब निकट आएंगे तो वो सुल्तान के प्रति षड्यंत्र या विद्रोह कर सकते हैं। तो अतः विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीर और सरदार थे उन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए और उनके इलाके में राज्यों द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावत, मदिरापान, गोष्ठियाँ आदि पर भी नियंत्रण लागू कर दिया गया और सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे और इन्हीं प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को भी सर उठाने का साहस था ही नहीं। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उनका जो सर था उस पर दबा दिया एकदम तुरंत। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। अब मंगोल भी आक्रमण करते रहते थे, तो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी जहाँ मंगोल आक्रमण होते थे, अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण करे। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया और किलों में उसने योग्य कुशल सेना रखी जो सेना मंगोलों के आक्रमण को रोक सकती थी। दूसरा था उसकी कृषि नीति। अलाउद्दीन पहला मध्य शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। भूमि को किससे नापा गया? बिस्वा। भूमि को बिस्वा से नापा जाने लगा। खराज लगान को कहते थे। खराज लगान पैसों में नहीं लेता था, वो किस में लेता था? अनाज में लेता था। अनाज में इसलिए लेता था जिससे नगर में या उसकी सेना में पर्याप्त धन की मात्रा उसको पहुंचाया जा सके, इसलिए वो अनाज को ही कर के रूप में लेता था। याद रखेंगे कि जमीन लगान का सही अनुमान लगाने के भूमि को किसने नपवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किससे नपवाया? बिस्वा से नपवाया। और खराज में क्या लेता था? पैसे नहीं लेता था, लगान लेता था। आगे देखते हैं बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करनी थी, सल्तनत का विस्तार करना था। तो विस्तार करने के लिए क्या चाहिए? एक बड़ी सेना चाहिए, तो वो बड़ी सेना रखना उसके लिए जरूरी था। और जब सैनिक थे तो सैनिकों को क्या देता था? नगर वेतन देता था, बताया था आपको। तो उसको नगर वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था।
अब उसको खजाना कैसे बचाएगा, यानी कि सैनिकों को वेतन कम देगा, तो उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। और दैनिक आवश्यकताओं की, अच्छा, बाजार नियंत्रण में क्या था कि जो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं थी उनके मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकते थे। समझ गए। और बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए, सफलता तो जरूरी है ना कुछ हमको तो लगाना पड़ेगा, तो कुशल और ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिनका प्रमुख कहलाता था सेना या अधीक्षक। सेना को बोलते थे मंडी सुपरवाइजर। क्या हो गया, सेना या मंडी सुपरवाइजर। ये सेनाध्यक्ष होता था जो व्यापारिक मंत्रियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था, और यदि कोई दुकानदार वस्तु की कीमत अधिक लेता या तौल में कम कर देता तो क्या होता था, आजकल भी तो है, उपभोक्ता सूची लगी हुई है, तो उसे कठोर दंड दिया करता था। अभी भी यदि कोई ऐसा काम करता तो उसका नाम उपभोक्ता मामलों के अंदर कोर्ट में जा सकते हैं और उस दुकानदार को सजा दिलवा सकते हैं जो हमारे साथ ऐसा करता है। तो बाजार के भाव और सामान पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया था, और सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी, और कभी कभी सुल्तान खुद भी जाता था वस्तुओं के मूल्य की जांच करने के लिए। ऐसा नहीं था कि वो यकीन कर लेता था कि जिसने भी आके बता दिया बस उसी पे यकीन कर लिया, वो खुद भी वहाँ जाता था, उन पर यकीन जाके खुद चेक करता था कौन क्या कर रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि दुकानदार जो थे वो वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस ही नहीं कर पाते थे, और कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए थे। यदि कभी अकाल पड़ जाता था तो गोदाम से भी खाद्यान्न की आपूर्ति करी जाती थी, और जिसके लिए उसने सार्वजनिक शासन वितरण प्रणाली की शुरुआत की। तो वह एक पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन था पहला शासक? अलाउद्दीन खिलजी। साहित्य और कला का विकास। अलाउद्दीन खिलजी साहित्य और कला में भी विश्वास रखता था। इसके लिए अमीर खुसरो बर्नी उसके दरबार में रहते थे, और अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और दोहों के लिए प्रसिद्ध था। जैसे कि उसकी एक पहेली थी, एक गुण ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, और देखा जादूगर का कमाल, हरा डाला और निकला लाल। ये क्या चीज़ है? ये पान होता है। पान हरे रंग का होता है ना, और जब मुंह में डालते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आ गया अलाउद्दीन। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। अच्छा, चलिए दिल्ली में अभी उसने और क्या क्या बनवाया, यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो चित्र दिया है ये दिल्ली के हौज खास का दिया हुआ है। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली में उसने 1000 खंबे का निर्माण भी कराया था। किसका निर्माण कराया? 1000 खंबा महल का निर्माण भी कराया था। अंडरस्टूड। और अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। चलिए 1 मिनट और लेते हैं आपकी। तो खिलजी वंश कितने वर्ष तक रहा? तो खिलजी वंश रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक, कुल 30 वर्ष तक खिलजी वंश रहा है। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा और अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।